चलिए, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन चालू करते हैं। इसके पहले हम लोग जो है तो केमिकल ये एक फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र बनाना सीख चुके हैं। और फिर हम लोग क्या है, केमिकल इक्वेशन को यानी कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना यानी संतुलित करना क्या है, सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए और समझते हैं। अब अगला अपना टॉपिक जो है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया है क्या, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, तो देखिए, अगर हमें कहीं भी या किसी भी सब्सटेंस सब्सटेंस यानी कि पदार्थ में कोई केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है, क्या, केमिकल चेंजेस, ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन अगर देखने को मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है ना, अगर हमको कहीं भी किसी भी सब्सटेंस यानी पदार्थ में कोई केमिकल चेंजेस अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, तो अगर किसी भी पदार्थ में या सब्सटेंस में किसी भी प्रकार का अगर कोई केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन आपको उसमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब कहा जाता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब बात ये आती है, ये जो केमिकल चेंजेस है, ठीक है ना, मतलब किस तरीके का केमिकल चेंजेस वगैरह देखने को मिलता है ये। तो जैसे अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर अपन देखो बोलते हैं कि जो फल फ्रूट होते हैं, फल फ्रूट होते हैं जो, तो फल फ्रूट का पकना, पकना, ठीक है ना, फल फ्रूट का पकना जो होता है, यानी कि जब ये क्या होते हैं, पकते हैं, जैसे कच्चे रहते हैं पहले, फिर उसके बाद समय के साथ वो क्या होते हैं, पकते हैं, तो उनके पकना जो है वो क्या हो रहा है, उनका केमिकल चेंजेस आ रहा है उसमें, उनके जो फल फ्रूट है यानी जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, उसमें क्या आ रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। इसी वजह से वो क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी जो है यानी कि जो गुण है वो क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। केमिकल चेंजेस का मतलब यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि यानी गुण का बदलना। केमिकल चेंजेस मतलब क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस का मतलब यहाँ पे अगर केमिकल चेंजेस की बात की जाए यानी रासायनिक परिवर्तन, तो कैसा रासायनिक परिवर्तन, मतलब उसकी गुण यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का गुण यानी उसके प्रॉपर्टी में चेंजेस आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना, यानी कि बदलाव, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो जैसे एग्जांपल अपन ने ले लिया फल फ्रूट का पकना, ठीक है ना, या आप इसी का ये बोल सकते हो कि जो फल फ्रूट होते हैं इनका सड़ना या गलना भी बोल सकते हैं, सड़ना या गलना, ठीक है। या ये भी आप बोल सकते हैं, जैसे लोहे वोहे देखते हैं कि अगर अपन मान लो कि लोहे को क्या कर देते हैं, खुला छोड़ के रख देते हैं, ठीक है ना, बिना पेंट किए हुए, या फिर पेंट भी करके रखते हैं तो काफी, जब अपन उसको खुला छोड़ के रख देते हैं तो उससे कंटिन्यू जो होता है वो इन्वायरमेंट का संपर्क रहता है। नमी वगैरह अगर उसमें थोड़ी बहुत भी पड़ गई, ह्यूमिडिटी, पानी उनी भी अगर उसमें पड़ गया तो उसमें क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है, रस्ट लगने लगता है ना। ठीक है, तो जो लोहे हो गए, लोहे में जंग लगना, तो ये जो जंग लगना है, तो ये क्या हो रहा है, जंग के कारण क्या हो रहा है, लोहे की जो रियल प्रॉपर्टी है यानी उसका जो ओरिजिनल गुण है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब उसमें कैसा केमिकल चेंजेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। समझ गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे खाना का पकाना या खाना का पकना। जब हम लोग खाना क्या करते हैं, फूड वगैरह क्या करते हैं, पकाते हैं, जैसे सब्जी वब्जी लेके आते हैं तो पहले कच्ची सब्जी लेके आते हैं, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी अलग रहता है, लेकिन जब सब्जी बनाते हैं हम लोग तो सब्जी बनाने में जब उसको अपन लोग क्या करते हैं, पकाते हैं, तो उसका स्वाद, टेस्ट जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो पहले की तरह नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हो चुका है, मतलब कि वहां पे भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर हो गया। तो यानी कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस में यानी किसी भी पदार्थ में अगर हमको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है तो वहाँ ये माना जाता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब यहाँ केमिकल चेंजेस का मतलब ये, रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये है कि उसकी जो ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाए, किसी कारणवश चेंज हो जाए। तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन जो हुआ है, तो उसी को बोल दिया गया कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इस तरीके के काफ़ी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जनरल लाइफ में, जैसे खाना वगैरह हो गया, फूड वूड हो गया, खाना वगैरह जैसे हो गया, खाना का खराब होना, खाना का खराब होना, ठीक है ना, जैसे खुला खाना काफ़ी लंबे समय तक के लिए छोड़ दो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है,
खराब होने लगता है, उसकी प्रॉपर्टी टेस्ट वगैरह क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, स्मेल वगैरह भी क्या हो जाती है, काफ़ी आने लगती है जब फल फ्रूट वगैरह सड़ गल जाते हैं तो। ठीक है, तो ये सब क्या है उसमें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें केमिकल चेंजेस मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, रासायनिक गुण में उसमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन सभी केसेस में क्या है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुका है। आ गई बात समझ में कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किसे कहते हैं। ठीक, अब बात ये आती है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हमको देखने को मिल रहा है तो जनरल लाइफ के एग्जाम्पल हो गए। अब बहुत सारे केमिकल जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी जो रसायन होते हैं, जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, यानी कि अम्ल, क्षार, लवण, ये सब मेटल हो गए, गैसेस हो गए, ये सब आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी अभिक्रिया करते हैं और कुछ नए प्रकार का सब्सटेंस या मैटर क्या कर देते हैं, बना के देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है यानी कि क्या कहलाती हैं, केमिकल रिएक्शन। तो कुल मिला के आके यही चीज़ें हैं कि जहाँ हमको केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है, वहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर। अब जब बात ये आती है कि जैसे कोई सब्सटेंस या पदार्थ या मैटर जो होते हैं, जैसे जो भी सब्सटेंस या मैटर हैं, ठीक है ना, या ये बोल सकते हैं कि जो मोलेक्यूल्स होते हैं, मोलेक्यूल्स यानी कि जो अणु होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस यानी सब्सटेंस या मैटर आप ले लो, यानी पदार्थ हो गए, मोलिक्यूल्स हो गए यानी कि जो अणु हो गए, या एलिमेंट हो गए। ठीक है ना, एलिमेंट यानी कि हो गए तत्व हो गए, ये सब जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब आपस में जैसे कंबाइन वगैरह होते हैं या कुछ भी होता है, और नया प्रकार का नई नए सब्सटेंस गुण वगैरह क्या करते हैं, ये बनाते हैं। ठीक है, तो नया सब्सटेंस वगैरह जो इन्होंने बना के दिया है, जब ये आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, या कुछ भी कोई भी प्रोसेस इनके बीच में होता है, तो ये नए प्रकार का एक सब्सटेंस क्या कर देते हैं, बना के दे देते हैं, जिसका कुछ नई ही प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, नई आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो चुका है, मतलब कि वो आपस में रिएक्शन कर चुके हैं। आई बात समझ में। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और जो भी अपने को चेंजेस इसमें देखने को मिल रहा है, तो एक्चुअली में होता क्या है, तो ये जो सब्सटेंस मैटर वगैरह जो हैं, तो इनके जो एटम्स है, यानी कि जिन परमाणुओं से ये मिलकर बना हुआ है, समझना क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है, एक्चुअली में इस रिएक्शन का होता कैसे है, क्यों होता है, मतलब कोई भी अगर अपन ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस या मैटर में केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो जो केमिकल चेंजेस यानी जो रासायनिक परिवर्तन अपने को देखने को मिल रहा है, वो हो क्यों रहा है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण जो है वो चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो भी जितने भी सब्सटेंस या मैटर या मॉलिक्यूल या एलिमेंट हैं, तो वो जिन एटम्स से मिलकर बना हुआ है, जिन एटम्स से यानी जिन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये सारे एटम्स जो होते हैं वो एक अट्रैक्शन फोर्स द्वारा बंधे हुए रहते हैं आपस में, एक आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है ना, इसी अट्रैक्शन फोर्स को यहाँ पे क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉन्ड। यानी कि जैसे जो मोलेक्यूल्स हो गए, जैसे आप ले लोगे, जैसे हम मान लो हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, H2 हो गया, ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, O2 हो गया, अब जैसे पानी ले लिए तो H2O हो गया। तो जैसे यहाँ H2 में दो हाइड्रोजन एटम है, तो इन दोनों हाइड्रोजन एटम को आपस में पकड़ के रखने वाला कोई ना कोई चीज इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, आकर्षण बल। अगर दो एटम को कोई पकड़ के रखा हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में पकड़ के रखने के लिए बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तभी वो पकड़ के रखा हुआ है इन दोनों हाइड्रोजन को। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, इन दो ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन को पकड़ के रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे पानी हो गया, पानी में तीन एटम है, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन, इन तीनों को आपस में बांध के रखने वाला या पकड़ के रखने वाला कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल जो है वो काम कर रहा होता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यानी एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, परमाणुओं के बीच में लगने वाले जो आकर्षण बल है जिसकी वजह से वो एटम्स आपस में बंधे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड, बंध। और जब इस बॉन्ड में, ये जो बॉन्ड है ना, ये जब क्या होते हैं, किसी कारण क्या होते हैं, किसी कारण जब ये बॉन्ड जो होते हैं यानी जो बंद होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, टूटते और बनते हैं। ये बॉन्ड जो होते हैं, ये जब क्या होते हैं, टूटते यानी कि ब्रेक होते हैं, और नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं, यानी कि फॉर्मेशन जो होता है। तो
इन एटम्स के बीच में लगने वाले बॉन्ड जो होते हैं, के बीच में जो बॉन्ड वर्क कर रहा होता है इनको आपस में पकड़ के रखने के लिए, तो वो बॉन्ड जब क्या होते हैं किसी भी कारणवश या किसी प्रक्रिया या प्रोसेस के द्वारा जब वो बॉन्ड क्या होते हैं टूटते या बनते हैं, जैसे पुराने बॉन्ड क्या हुए टूटे फिर नए बॉन्ड बने, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, इसी वजह से उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि वो पुराना बॉन्ड उनका क्या हो चुका है, टूट चुका है, और नया सब्सटेंस या नए प्रकार का मैटर जो बना रहे हैं तो वहाँ नए प्रकार का बॉन्ड काम करने लग गया, जो कि पिछले वाले बॉन्ड से थोड़ा सा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। इसलिए बोला जाता है कि जब केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे बॉन्ड का टूटना या बनना, ये भी बोलते हैं कि बॉन्ड का टूटना या बनना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है ना, यहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तो बॉन्ड का बनना या टूटना ही क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन। आया बात समझ में? वो तो अपन लोग इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, जैसा अपने को दिख रहा होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस के किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में यानी रासायनिक गुण में अगर परिवर्तन हमको देखने को मिलता है समय के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुका है, यानी कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। लेकिन बात यह आती है कि उसमें केमिकल चेंजेस हुआ क्यों है, किस वजह से उसकी जो रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन आया है। तो वो कारण ये है कि वो जिन भी एटम्स से मिलकर बना हुआ है उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल कार्य कर रहा है उनको बांध के रखने के लिए, तो जब उनके बीच में वो जो बॉन्ड वर्क कर रहा है वो अगर टूटता या नए बनते हैं, किसी कारणवश उसके बॉन्ड टूट जाते हैं या उसमें किसी कारणवश नए बॉन्ड क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसकी जो पुरानी प्रॉपर्टी ओरिजिनल जो गुण रहता है वो अब नहीं रह जाता, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, गुण क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। तो वहीं पे हम लोग बोल देते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब ये जो बॉन्ड का बनना या टूटना जो प्रक्रिया होता है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है जो इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन से, क्या, उनके ट्रांसफॉर्मेशन, या ये बोल सकते हो शेयरिंग से, ठीक है ना। मतलब कि केमिकल रिएक्शन जो होता है तो उसका भी असली कारण कौन है, ये है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन या शेयरिंग से, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, स्थानांतरण से, मतलब एक एटम से दूसरे, एक एटम का इलेक्ट्रॉन जब निकल के दूसरे एटम के पास चला जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, स्थानांतरण होता है। शेयरिंग, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। साझा करना, मतलब पूरी तरीके से एक अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नहीं देते हैं वो, मतलब साझा कर लेते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को बांध के अपने पास रख लेते हैं दोनों लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग, ठीक है। ये सब आगे कॉन्सेप्ट बॉन्ड वॉन्ड में और अच्छे से क्लियर आएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है या जो केमिकल चेंजेस आ रहा है, रासायनिक परिवर्तन जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है उसको समझने के लिए थोड़ा सा ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जो एटम्स हैं उनके बॉन्ड क्या होते हैं, जब ब्रेक होते हैं या बनते हैं तब उनमें केमिकल चेंजेस आता है, रासायनिक परिवर्तन। अब बॉन्ड का बनना या टूटना भी किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन या शेयरिंग से, स्थानांतरण या साझेदारी से, कि जब एटम्स के बीच में एक मॉलिक्यूल के एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तब वहाँ क्या होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते और बनते हैं, और उसी की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेन कारण जो होता है वो बॉन्ड का बनना या टूटना, केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जहाँ प्रॉपर्टी चेंज हुई यानी केमिकल रिएक्शन बोल दिया जाता है कि वहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है कि बन रहा है वो तो अपने को दिखेगा नहीं, अपने को क्या दिखेगा, उसका जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस आएगा, वो सारी चीजें दिखेंगी, तो उसके बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है केमिकल रिएक्शन। बट उसके भी पीछे का कारण कौन है, बॉन्ड का टूटना और बनना। आगे बात समझ में कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग ये समझते हैं, अब ये तो क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, जब किसी सब्सटेंस या किसी भी पदार्थ के केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण में क्या होता है, चेंजेस यानी परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और ये चेंजेस किस वजह से देखने को मिलता है, उनके बॉन्ड के ब्रेक या फॉर्मेशन के कारण, टूटने या बनने के कारण। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अपन लोग, क्या क्या चीजें, मतलब अब आइडेंटिफाई जो कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको अपन पहचान कैसे करेंगे। तो एक्चुअली में अपन लोग आइडेंटिफाई जो करेंगे वो उसकी प्रॉपर्टी से करेंगे, किससे करेंगे, प्रॉपर्टी यानी गुण से करेंगे, कि उसके गुण में बदलाव हो रहा है, किसी उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही कि नहीं हो रही। अगर किसी उस केमिकल मतलब कि किसी भी सब्सटेंस यानी मैटर के उसके किसी भी प्रॉपर्टी में अगर अपने को चेंजेस देखने को मिल रहा है तो हम वहाँ बोल देंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपन देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी अपन लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी सब्सटेंस यानी कि जो भी मैटर सब्सटेंस
या बोल लो आप मैटर, यानी कि जो भी अपने पास पदार्थ है, ठीक है ना। तो अगर उस सब्सटेंस या मैटर यानी पदार्थ के कलर में अगर आपको कोई चेंजेस देखने को मिलता है, क्या कलर में अगर हमको उसकी कोई चेंजेस यानी कि रंग में परिवर्तन अगर देखने को मिलता है अपने को, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हो चुकी है। जैसे एग्जांपल लोहे वगैरह होते हैं ना, लोहा, तो उनमें जो जंग लगता है, आयरन में रस्टिंग होना, ठीक है ना, आयरन का रस्ट होना, तो जैसे पहले वो कुछ उनका कलर जो होता है वो कुछ और रहता है, आयरन वगैरह का जब प्योर एकदम शुद्ध, मतलब जब अपन शुरू शुरू में नया आयरन लेके आते हैं तो उसमें अच्छा खासा चमक रहती है, शाइनिंग रहती है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसकी कलर जो होता है यानी जो शाइनिंग होती है वो क्या होती जाती है, मतलब कि खराब होती जाती है, मतलब उसकी शाइनिंग वगैरह सब बदलने लगती है, कलर वगैरह उसका सब चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो जो जिस इन्वायरमेंट के संपर्क में कंटिन्यू रहता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो उसके साथ ऑक्सीजन हो गया और पानी हो गया, नमी हो गया, इन सब के संपर्क में रहने के कारण उनके साथ वो कंटिन्यू रिएक्शन करता रहता है, अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होती है। यहाँ तक कि वो रस्टिंग के कारण यानी जंग लगने के कारण उसका भार, वेट वगैरह सब चेंज हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि कलर का चेंजेस होना, ये भी बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हो कि शाइनिंग में चेंजेस आना, ठीक है ना, शाइनिंग में चेंजेस आना, यानी कि चमक में परिवर्तन आना, ये सब क्या है, चमक में परिवर्तन होना, ठीक है ना। या ये बोल दो कि उसका मास में चेंजेस आना, ठीक है ना, मतलब कि भार, मास या वेट की बोल लो, वेट यानी भार में परिवर्तन आना किसी कारणवश, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस ही तो हैं। अगर अपने को ये सब सारी चीजें देखने को मिलती है तो इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन हो चुका है। क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी अपन देख के बता सकते हैं, तो जैसे मान लो कि जो सब्सटेंस है यानी जो मैटर है, पदार्थ है, उसके स्टेट में चेंजेस देखने को मिल जाए, क्या स्टेट में चेंजेस देखने को मिल जाए, मतलब कि उसकी जो अवस्था है वो क्या हो, अवस्था में परिवर्तन देखने को अगर मिलता है अपने को, तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो मान लो जैसे फल फ्रूट है, हमने क्या बताया था, फल फ्रूट का पकना या उनका सड़ना गलना, ये सब क्या है। तो जैसे पहले जो फल होते कच्चे रहते हैं तो थोड़ा सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे वो क्या होते जाते हैं, पकते जाते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे वो क्या होते जाते हैं, पकते जाते हैं, राइप होते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो सॉलिड से कौन सी स्टेट में आने लगता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। और जब सड़ने गलने लगते हैं तो फिर और खतरनाक वो लिक्विड स्टेट में क्या है, जाने लगते हैं। तो इस तरीके से स्टेट में जो चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही वहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो स्टेट में चेंजेस आना, तो जैसे फल वगैरह फ्रूट हो गया उनका पकना, ठीक है ना, पहले कच्चे थे, फिर समय के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका पक रहा है, तो पकने में क्या हो रहा है, उसका स्टेट, कलर वगैरह सब चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे ये एक प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी चेंज हो रही है, रासायनिक गुण है ये, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। और क्या तरीके हैं इसको पहचानने का, तो जैसे मान लो कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलता है, तापमान में परिवर्तन आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ऐसी प्रक्रिया है, मतलब कि कोई सब्सटेंस है या पदार्थ है जो किसी के साथ मान लो कंबाइन होता है या किसी के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मतलब हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कि कम भी हो जाए। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लो हम चूना वगैरह जो लाते हैं घर में पुताई उताई करने के लिए, तो आप देखे होंगे कि कभी अंदाजा किए होंगे कि जब अपन चूने को क्या कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे गर्म क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही चूने को पानी में डालते हैं तो वो पानी के संपर्क में आकर रिएक्शन करता है और साथ ही साथ वहाँ से हीट भी क्या करता है, वो रिलीज करता है, मतलब ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, तापमान जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वहाँ पे अपन टेम्परेचर में जो चेंजेस, अगर किसी भी रिएक्ट मतलब किसी भी केमिकल चेंजेस में कोई भी अगर रासायनिक गुण में परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के दौरान अगर अपन को टेम्परेचर में चेंजेस होने देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अपन टेम्परेचर को देख के भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। देखो अब क्या होता है और क्या आइडेंटिफाई है, तो टेम्परेचर में चेंजेस वगैरह होने के कारण कभी कभी देखे होंगे कि आप गैस वगैरह जो होती है ना वो भी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, गैस वगैरह जो होती है, गैस का, गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होना, ठीक है ना, गैस का उत्सर्जन जो होता है,
तो ये भी एक प्रकार का अपन को केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। जैसे देखो, अगर मान लो जैसे कहीं पे, जैसे मान लो लकड़ी वगैरह हो गई, ठीक है ना। लकड़ी वगैरह क्या होती है, जब अपन लोग जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि धुआं वगैरह, जो स्मोक्स वगैरह बनती है कि नहीं बनती, शुरू में जैसे बर्न करते हैं, लकड़ी को बर्न करते हैं, तो उसमें जो धुआं इन्वॉल्व मतलब होता है, धुआं यानी स्मोक वगैरह जो निकलती है, तो एक प्रकार का गैसेस अपन उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो गैसेस का प्रोड्यूस होना भी अपने को क्या बताता है कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी ही है, ठीक है ना, सब्सटेंस का, गैस का प्रोड्यूस होना। गैस का प्रोड्यूस होना यानी गैस का उत्सर्जन या उत्पन्न होना, ठीक है, या इवोल्यूशन भी बोलते हैं, गैस का इवोल्यूशन होना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मतलब ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका है। जैसे ही अपन किसी चीज को जलाते हैं, जैसे कागज हो गया या लकड़ी हो गया, किसी भी चीज को अपन लोग बर्न करके जलाते हैं, तो शुरू में जो धुआं उड़ता है, तो वो धुआं का उड़ना भी एक प्रकार का अपने को क्या बता रहा है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये सारे तरीके हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने का, कि किसी सब्सटेंस में यानी कोई पदार्थ में उसमें केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आप देखिए, और अगर इन सभी केमिकल प्रॉपर्टी में से किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, रासायनिक गुण में परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। आ गया समझ में कि केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब समझते हैं अपन लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, केमिकल इक्वेशन यहाँ पे क्या है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया जो हुई हुई थी हो रही होती है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो जब अपन केमिकल रिएक्शन को यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को, इसको रासायनिक अभिक्रिया, जो भी अपना केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है सब्सटेंस वगैरह में, यानी पदार्थ में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जब अपन केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, एक इक्वेशन द्वारा क्या करते हैं, एक इक्वेशन यानी कि समीकरण द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन रिएक्शन कर रहा है और क्या चीज रिएक्शन के बाद बन रहा है। जब उन सारी चीजों को अपन लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, एक इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, दो तरीके का। एक होता है वर्डिंग इक्वेशन, एक क्या होता है, वर्डिंग इक्वेशन, ठीक है ना। यानी कि एक होता है, आप ये बोल सकते हो कि वाक्य समीकरण या शब्द समीकरण बोल सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। और एक होता है केमिकल फॉर्मूला मेथड द्वारा जो होता है, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन बोल रहे, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है ना, यानी कि कंकाल समीकरण। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, कंकाल समीकरण किसको बोलते हैं, तो स्केलेटन इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा और केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी चीजें बन रही, जब अपन लोग उसको एक केमिकल फॉर्मूला, उनके केमिकल फॉर्मूला द्वारा, किसके द्वारा, केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र द्वारा क्या करते हैं, जब अपन लोग उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, केमिकल फॉर्मूले द्वारा हम उस रिएक्शन को इक्वेशन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। अब स्केलेटन इक्वेशन तब आता है कि जब उसमें केवल हम ये शो कर रहे हैं कि कौन रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, ठीक है, समझ गए। यानी कि जो, और वर्डिंग इक्वेशन क्या कहलाता है, जब अपन केमिकल रिएक्शन जिनके बीच में हो रहा होता है, जब हम अपन लोग उसको केवल वर्ड द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं शब्द द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्डिंग इक्वेशन। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि जैसे हमने बोला कि पानी जो है कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, जैसे इसकी बात करूं तो मैं इसमें क्या बोलता हूं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। कि मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर, पानी। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, पानी। तो ये मैंने जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, यानी केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी रासायनिक रासायनिक
अभिक्रिया को हम जो यहाँ पे बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे पूरे इस यानी जो रिएक्शन हो रहा है उसके इक्वेशन को हम वर्डिंग द्वारा क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक वर्डिंग द्वारा, वाक्य मतलब जो वर्डिंग जो है सेंटेंस या वर्डिंग द्वारा जब हम अपन उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्डिंग इक्वेशन। अब इसी को अगर हम क्या करें, इनके केमिकल फॉर्मूला द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, केवल ये दिखा दें जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पानी बना रहा है, ये ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंस या एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो वो इन्वायरमेंट में जिस फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो भी मतलब एलिमेंट इन्वायरमेंट में जिस फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो भी सब्सटेंस हो गया या कंपाउंड हो गया, उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, उसके फॉर्म में जब अपन उसके द्वारा जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्केलेटन इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है ना, कंकाल समीकरण। तो दो तरीके के हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना। एक हो गया अपना वर्डिंग इक्वेशन, यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को यानी रासायनिक अभिक्रिया को, हम केवल जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी बन रहा है उसको हम जब वर्डिंग द्वारा क्या करते हैं, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, एक समीकरण बना देते हैं, तो वो कौन सा कहलाता है, वर्डिंग इक्वेशन। और जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसके केमिकल फॉर्मूला द्वारा एक इक्वेशन क्या करते हैं, बनाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन का यानी रासायनिक अभिक्रिया का, हम क्या करते हैं, जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है रिएक्शन में और जो भी चीज़ें बन रही होती है, जब उसको अपन उसके केमिकल फॉर्मूला द्वारा क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं एक इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है ना। तो एक वर्डिंग हो गया और एक केमिकल फॉर्मूला द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर हो गया। यानी नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो केमिकल इक्वेशन पूछा जाए कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को उस उसमें केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट कंपाउंड या सब्सटेंस जो भी होते हैं उनको जब हम उनके केमिकल फॉर्मूला द्वारा क्या करते हैं, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, यानी समीकरण जो होता है वो उसके केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, यानी समीकरण को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। प्रदर्शित करने के तरीके समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन। चलो देखो, अब समझते हैं, तो केमिकल इक्वेशन तो समझ गए किसे कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके भी समझ गए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब पार्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन अगर देखें, पार्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी कि जो रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक समीकरण के भाग को समझते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक्चुअली में इसके दो पार्ट हैं, पार्ट की अगर बात करो तो इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट है रिएक्टेंट, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट यानी कि अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है ना। और एक पार्ट है क्या, प्रोडक्ट, एक पार्ट क्या है, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ठीक है। तो बात ये आती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकर्मक और उत्पाद कहते किसको है। तो देखो, जो अभिक्रिया हो रही है यानी जो रिएक्शन हो रहा होता है, तो अभिक्रिया में, किसमें, अभिक्रिया में यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेने वाले सब्सटेंस, एलिमेंट या मोलेक्यूल, मतलब सब्सटेंस बोल लो, एलिमेंट बोल लो या मोलेक्यूल बोल लो, ठीक है ना, पदार्थ बोल लो यानी यौगिक बोल लो, कंपाउंड बोल लो, तत्व बोल लो, अणु बोल लो, यानी कि रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी मोलेक्यूल, एलिमेंट या सब्सटेंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, ठीक है। अब फिर रिएक्शन के बाद क्या बोला कि रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो न्यू सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, नए पदार्थ जो बनते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और अभिक्रिया यानी रिएक्शन के बाद जो नए प्रकार की, नई प्रॉपर्टी का जो सब्सटेंस यानी नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, यहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर बात करूँ, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा, पानी। तो अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, ये H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे,
रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, यानी कि अभिकर्मक। और अभिक्रिया के बाद जो नया सब्सटेंस हमको मिल रहा है, अभिक्रिया यानी रिएक्शन के बाद जो हमको नए प्रकार का पदार्थ या जो मिल रहा होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। तो आया समझ में कि केमिकल इक्वेशन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक को रिएक्टेंट बोलते हैं और एक को प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो सब्सटेंस एलिमेंट या मोलिक्यूल होते हैं, अणु हो गया, तत्व हो गया या यौगिक हो गया, जितनी भी चीजें हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रही होती हैं या जिनके बीच में अभिक्रिया हो रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है, उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये सब्सटेंस एलिमेंट या मोलिक्यूल आपस में रिएक्ट करने के बाद जो नई प्रॉपर्टी का एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं, ठीक है ना, उस न्यू सब्सटेंस को यानी उस नए पदार्थ को क्या बोला जाता है? उत्पाद, प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? कोई डाउट? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसको कहते हैं? ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का नियम क्या है, रूल क्या है। ठीक है ना, तो इसको लिखने का रूल जो होता है यानी कि नियम क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना, तो इसका नियम क्या क्या है? तो पहला नियम ये बोला जाता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे अपन लोग? इक्वेशन में एक एरो बनाएंगे और रिएक्टेंट को एरो के लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट को एरो के राइट साइड में लिखा जाता है। जो रिएक्टेंट यानी जो अभिकर्मक होते हैं उसको एरो के लेफ्ट साइड में रखते हैं और रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है उसको एरो के राइट साइड में। समझ गए? क्लियर हो गया? और जो एरो का डायरेक्शन होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर रखा जाता है। पहला रूल क्लियर हो गया? ठीक है ना, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनको किधर साइड रखा जाता है? एरो के लेफ्ट साइड में। और रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद जो नया सब्सटेंस यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है उसको एरो के राइट साइड में रखा जाता है, तीर के बाएं पक्ष में रखा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना, सॉरी दाएं पक्ष में रखा जाता है। ठीक, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। कोई डाउट? ठीक है, पहला नियम ये हो गया। दूसरा, अगर मान लो हमारे पास दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो रिएक्टेंट जो है यानी अभिकर्मक जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है और उनके आपस में रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनता है जो, वो भी मान लो 2 या 2 से अधिक है, तो उनको कैसे लिखा जाएगा? तो इसका रूल ये है कि अगर अपने पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो उन रिएक्टेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो उनके बीच में प्लस का साइन लगा के क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा है तो बाकी ये तो क्लियर है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में रहेगा, प्रोडक्ट राइट साइड में रहेगा। तो मान लो ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्ट करके सी और डी 2 नए प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दो दो रिएक्टेंट यहाँ पे हैं तो इनको लिख, इनका जो भी आप वर्डिंग इक्वेशन या जो भी आप फॉर्मूला इक्वेशन जो भी आप बना रहे होगे, तो जब इनका वर्डिंग में इनका नाम लिखोगे या केमिकल फॉर्मूला द्वारा उनके सिंबल को रिप्रेजेंट करोगे, तो जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं, हर 2 रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बीच में आप क्या लगाओगे? प्लस का साइन लगा के उनको लिखोगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, समझ गए? तो ये है तो इसको लिखने का तरीका। अगला रूल क्या बोलते हैं अपन इसके लिए? तो इसमें ये बोला जाता है कि जो हमारे पास जो सब्सटेंस या जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, तो वो जिस स्टेट में यानी जिस अवस्था में होते हैं उनके स्टेट को भी उसी इक्वेशन में क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में, तो उस सब्सटेंस का जो भी आप इक्वेशन में आप जो भी उसका फॉर्म लिख रहे होगे, वर्ड वाला लिख रहे होगे या केमिकल फॉर्मूला वाला लिख रहे होगे, तो उसके नाम के साथ, अगर वर्डिंग में नाम लिख रहे हो तो नाम के साथ या फिर उसका सिंबल के द्वारा यानी संकेत द्वारा अगर उसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसको उसके स्टेट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे लिक्विड है तो लिक्विड के लिए यल यूज करेंगे अगर लिक्विड स्टेट में है कोई सब्सटेंस तो। ठीक है ना, अभी एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस या पदार्थ जो है या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? एस यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अगर मान लो कोई सब्सटेंस या पदार्थ या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैस स्टेट में है, तो इसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? जी यूज करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? और एक और है, अगर मान लो हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होता है वो पानी के सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है। रिएक्टेंट यानी कि जो अभिकर्मक है वो मान लो पानी के सॉल्यूशन के फॉर्म में है या पानी के साथ घोल बना के रखे हुए, वाटर के साथ उनका सॉल्यूशन बना हुआ है,
ठीक है ना, या जो भी प्रोडक्ट अपने को मिलता है यानी उत्पाद, वो मान लो पानी के साथ मिल रहा है, तो यानी कोई भी सब्सटेंस अगर अपने को पानी के साथ मिल रहा है, यानी कि उसका पानी के साथ सॉल्यूशन बन रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्वस फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्वस फॉर्म, यानी कि पानी के साथ जो विलयन तैयार होता है, सॉल्यूशन जो होता है, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ए क्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि अगर मान लो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका मान लो मैंने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, तो सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ, सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मैंने लिया पानी के साथ, ठीक है ना। तो पानी के साथ अगर मैं इसका सॉल्यूशन ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये एक्वस फॉर्म है, क्योंकि पानी के साथ जो घोल अपने को जिस सब्सटेंस का मिलता है उसको क्या माना जाता है कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये क्या लिखेंगे, एक ही। यहाँ एक्वस वर्ड जो यूज हो रहा है ना, ये पानी के लिए होता है, ठीक है ना। यहाँ जो एक्वस वर्ड यूज हो रहा है ये किसके लिए यूज होता है, पानी के लिए होता है, ठीक है। तो अगर हमको कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ यानी कंपाउंड का अगर हमें पानी के साथ सॉल्यूशन मिलता है या पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बना के दिया गया हो, तो उसके लिए एक्यू फॉर्म लिखा जाता है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। ऐसे मान लो कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अब ये एसिड मान लो मैं इसको भी आपको पानी के साथ दे रहा हूँ एक्वस फॉर्म में, तो ये एक्यू हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनाया, मान लो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया प्लस वाटर बनाया, ठीक, ये तो उसी सॉल्यूशन में मतलब हमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन उसी पानी में मिल रहा है, तो उस पानी में ही अगर अपने को ये चीज़ मिल रही है तो एक्यू फॉर्म ही लिखेंगे। अब पानी अलग की बात करें तो पानी एक अलग सब्सटेंस है, पानी के साथ ये सॉल्यूशन, ये सब्सटेंस अपने को पानी के साथ मिल रहा है, इसलिए इसको एक्वस फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन पानी जो होता है वो कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए उसको यल यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है तो इसको जी लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है तो इसको जी लिखेंगे। अब पानी लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसके लिए एल यूज कर देते हैं। समझ में क्लियर हो गया। ऐसे मान लो जैसे मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, ठीक है ना। तब यहाँ देखो कार्बन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, एस लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस स्टेट में होता है तो जी लिखेंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो भी एक प्रकार का गैस है, गैस स्टेट में होता है, तो इसलिए उसको क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, अभिक्रिया जो भी अभिक्रिया हो रही है उसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकर्मक हैं और नया सब्सटेंस यानी जो प्रोडक्ट बन रहा होता है, वो जिस स्टेट में होते हैं, जिस अवस्था में लिया गया है और जिस अवस्था में हमको कोई प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, तो उसको उसके केमिकल फॉर्मूले के साथ उसके स्टेट को भी क्या कर दिया जाता है, अवस्था को भी क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो क्लियर हो गया क्या रूल है इसका, समझ गए। एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। यानी रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखेंगे और एरो का साइन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लगेगा। दो या दो से ज़्यादा अपने पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो उनका वर्डिंग, नाम या उनका सिंबल द्वारा केमिकल फॉर्मूला जो भी होता है उसको जब हम लोग लिखेंगे तो उनके बीच में प्लस का साइन लगा के लिखेंगे। क्लियर हो गया। अपन केमिकल इक्वेशन जो हमारे पास है, तो जो भी सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अभिकर्मक या उत्पाद जो जिस अवस्था में हमको दिया गया है या प्राप्त हुआ है उसको उसके स्टेट के साथ क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। लिक्विड के लिए क्या यूज करते हैं, एल वर्ड यूज करते हैं। सॉलिड के लिए क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं। गैस के लिए क्या यूज करते हैं, जी यूज करते हैं। और अगर हमको किसी भी सब्सटेंस का पानी के साथ उसका घोल बना के दिया गया है या पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बना के दिया गया तो उसको क्या बोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। एक्वस वर्ड पानी के लिए यूज है, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं, एक यूज करते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट रूल समझते हैं कि और क्या है। तो जैसे मान लो क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जो है यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो अपने आप हो जाए, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको कराने के लिए हमको अलग से टेम्परेचर यानी तापमान हो गया, प्रेशर हो गया, या अलग से एक्सटर्नल फैक्टर हमको उस पर क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है, तब जाके वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो हम लोग अलग से किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए अलग से जो एक्सटर्नल फैक्टर वगैरह अप्लाई करते हैं, तो उसको जो भी आप एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, इसको तापमान दे रहे हैं,
तो आप कितना टेम्परेचर दोगे, जैसे मान लो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये जो हम एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं इसको कहाँ लिखेंगे इक्वेशन में, तो एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ध्यान रखना, जो भी हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर इस पे अप्लाई करेंगे उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाह्य कारक जो भी हम इस पे क्या करेंगे लगाएंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे एरो के ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। तो जैसे मान लो हमने टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक का हमने इसको टेम्परेचर दिया, तब हम कहाँ लिखेंगे इसको, कैसे दिखाना है हमको कि हम ये जो रिएक्शन करा रहे हैं वो किस कंडीशन में ये अभिक्रिया करा रहे हैं। तो टेम्परेचर दे रहे हैं तो कितने टेम्परेचर पर, तो उसको लिखेंगे कहाँ, इस एरो के ऊपर या नीचे। अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन इस प्रकार का है कि उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में यानी अभिकर्मक के उत्पाद में बनाने के लिए हमें क्या करना, उसको हीट देना हो, क्या करना हो, हीट देते हैं, गर्म करते हैं। तो हीट का सिंबल जो होगा ये एक प्रकार का एक्सटर्नल फैक्टर है ना, बाह्य कारक है कि उसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। तो जो हीट का सिंबल होता है वो ऐसे डेल की तरह बनाया जाता है, इसको भी अपन लोग कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, एरो के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और है, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है जो काफ़ी तेजी से हो रहा है और उसको हमें धीमा करना है, या कोई रिएक्शन ऐसा है जो बहुत धीमा हो रहा है, उसके रिएक्शन की स्पीड को अपने को क्या करना है, बढ़ाना है, तेज करना है। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, एक कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, उत्प्रेरक। ठीक है ना। तो हम अपनी रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट जो है यूज कर रहे हैं उसको इसमें कैसे दिखाएंगे, तो वो भी बोला ना, कैटलिस्ट भी एक प्रकार का क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर ही है। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, यानी कि उत्प्रेरक आप जो यूज कर रहे हो। तो एक्चुअली में उत्प्रेरक कहते किसको हैं, कैटलिस्ट जो होते हैं। फिलहाल तो ये समझ लो, मान लो हम कैटलिस्ट के रूप में जैसे मान लो पैलेडियम की प्लेट ले लिए या प्लेटिनम की प्लेट ले लिए, या कोई भी सब्सटेंस पदार्थ जो हम कैटलिस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सब एक्सटर्नल फैक्टर है और इसको हम लोग एरो के ऊपर या नीचे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर दे रहे हो, कितनी हीट दे रहे हो, कितना कौन सा कैटलिस्ट आप उस रिएक्शन को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज कर रहे हो, तो उन सभी का सिंबल या नाम जो होता है वो हम लोग इसी एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। बात ये आती है कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो एक्चुअली में ये एक प्रकार का क्या है, सब्सटेंस ही है, ये भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ ही है, सब्सटेंस ही है। बस ये करता क्या है कि जो भी रिएक्शन होता है यानी कि जो अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, उसकी स्पीड को यानी कि गति को क्या करता है, बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन या अभिक्रिया हो रही है जो बहुत धीमी चल रही है, वो अभिक्रिया जो है वो काफ़ी स्लो चल रही है, रिएक्शन काफ़ी स्लो है। अब मुझे उसकी स्पीड क्या करनी है, बढ़ानी है, हमें चाहिए कि वो रिएक्शन जो है वो जल्दी से हो जाए। तो उसके लिए उस रिएक्शन की स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए हम जो भी सब्सटेंस या पदार्थ यूज करेंगे उसको क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की एक अपनी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा तो उसमें ये जो आप कैटलिस्ट के रूप में जो सब्सटेंस को ले रहे हो उसका एक भी पार्ट आपको वहाँ प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये केवल रिएक्शन की स्पीड को, अभिक्रिया की गति को केवल क्या करता है, घटाता या बढ़ाता है। कोई अगर बहुत स्लो हो रहा है तो उसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हैं स्पीड को, या अगर मान लो कोई अभिक्रिया बहुत तेजी से हो रही है और उसको घटाना है तो उसको घटाने के लिए हम एक सब्सटेंस यूज कर लेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका प्रोडक्ट जो बन रहा होगा उस प्रोडक्ट में इस सब्सटेंस का कोई भी भागीदारी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये केवल क्या करेगा, आपकी अभिक्रिया को घटा या बढ़ा देगा, लेकिन खुद वो अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कैटलिस्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। तो कैटलिस्ट किसको कहते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो अभिक्रिया में भाग ना लेता हो या खुद अभिक्रिया ना करता हो, लेकिन अभिक्रिया जो रिएक्शन हो रही होती है उसके स्पीड को घटा या बढ़ा देता है। तो आ गया समझ में, रूल क्लियर हो गया, कोई डाउट। ठीक है, चल अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है ना, अभी तो केमिकल इक्वेशन समझ लिए, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि अभी देखो जो केमिकल इक्वेशन लिखा होता है
हमारे पास जो भी रासायनिक समीकरण लिखा हुआ होता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, कोई भी जो सब्सटेंस वगैरह जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है हमारे पास, यानी कि पार्टिसिपेट करने वाले जो भी सब्सटेंस है और बनने वाला जो नया सब्सटेंस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि हमने बोला कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पानी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है तो एक्चुअली में ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। कौन सा है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, ये क्या है, एक कंकाल रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, कौन सा, ये एक कंकाल रासायनिक समीकरण है। मतलब हमने केवल यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है कि कौन सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो जिस फॉर्म में पाया जाता है। रिएक्टेंट जो होते हैं, जो भी अगर मान लो रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट यानी कि अभिकर्मक जो है वो क्या है, एलिमेंट है, तत्व है। तो एलिमेंट इन्वायरमेंट में जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उसका वो फॉर्मूला लिखेंगे। अब फिर इनके आपस में रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, अभिकर्मक और उत्पाद को उसके केमिकल फॉर्मूला द्वारा जब अपन एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो केवल उसका स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहलाता है, कंकाल रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो बैलेंस का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जो दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। दोनों साइड क्या हो, बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ या दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ किस चीज की बराबर की बात होती है, तो जैसे ये एरो देखो, एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जितने भी प्रकार के एटम यानी परमाणु हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट साइड जितने भी प्रकार के एटम हैं और प्रोडक्ट साइड जितने भी प्रकार के एटम हैं, दोनों साइड उन सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या हो, जब बराबर हो, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। तो अभी एक बात बताओ, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया किसको बोलेंगे, यानी कि जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकर्मक के एटम यानी कि परमाणु की जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट साइड जितने भी एटम हैं, एटम्स के संख्या के, नंबर के। समझ में आया, यानी रिएक्टेंट साइड जितने भी प्रकार के एटम हैं और प्रोडक्ट साइड जितने प्रकार के एटम हैं, दोनों साइड उन सभी प्रकार के एटम यानी परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, उधर साइड भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है और उधर साइड ऑक्सीजन की संख्या, सॉरी इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 1। तो ये क्या बैलेंस है, नहीं है ना। ऑक्सीजन की संख्या देखो बराबर नहीं है दोनों साइड, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने केवल ये रिप्रेजेंट किया है कि कौन सा सब्सटेंस रिएक्शन करके कौन सा नया सब्सटेंस बनाता है, केवल इतना हमने क्या किया है, इसको रिप्रेजेंट किया है। तो जब तक हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस करने के पहले जो केमिकल इक्वेशन, इसके अपन लोग पिछले लेक्चर में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके हैं पूरा, कि कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले जो जिस फॉर्म में आप लिखे हुए हो उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, कंकाल रासायनिक समीकरण। क्योंकि इसमें अभी हमने बैलेंसिंग नहीं की है, लेकिन जैसे ही आप इसमें दोनों साइड के एटम को क्या करोगे, बराबर करोगे, ठीक है ना, तो उस बराबर होने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा उसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो जैसे मान लो अभी ये वाला जो इक्वेशन है वो कैसा है, स्केलेटन है, ये क्या है, स्केलेटन वाला है। अब इसी में अगर हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर दें, जैसे मान लो यहाँ पे H2O2 के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस करें तो यहाँ 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर के हाइड्रोजन में हम क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लो। तो अब देखो तो दोनों साइड सभी प्रकार के एटम की संख्या क्या हो गई है, बराबर। हाइड्रोजन की संख्या इधर 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 और इधर भी 2। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जब तक बैलेंस नहीं हुआ रहता है, केवल आप क्या कर रहे हो, उसका ढांचा तैयार किए हो,
मतलब रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी नया प्रोडक्ट अपना बन रहा है, वो खाली आप उसका क्या लिखो, ढांचा तैयार किए, ठीक है ना, कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या बना रहा है, बाकी और कुछ नहीं, बैलेंसिंग बैलेंसिंग आप उसका कुछ नहीं कर रहे हो। तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, कंकाल रासायनिक समीकरण। और जब हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम को यानी परमाणुओं की संख्या को बैलेंस कर देते हैं, यानी बराबर कर देते हैं, ये जितना भी जरूरत होता है उन नंबर का मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट में, तो उसको फिर जब बैलेंस, जब दोनों तरफ एटम की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो फिर उसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन नहीं, फिर उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो समझ में आ गया कि स्केलेटन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक, कोई डाउट। चलो, अब बात ये आती है कि ये जो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, एक्चुअली में किस कॉन्सेप्ट पर हम लोग ये कर रहे हैं, किस आधार पर हम ये बैलेंस कर रहे हैं, या बैलेंस हमको क्यों करना ही क्यों है इस रिएक्शन को। बात समझ में आ रही है, क्या बोला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो रिएक्टेंट साइड के एटम की संख्या और प्रोडक्ट साइड में जितने भी प्रकार के एटम हैं, दोनों तरफ हर प्रकार के एटम की संख्या यानी परमाणु की संख्या क्या उनकी बराबर होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे स्केलेटन यानी एक ढांचा तैयार किए कि कौन रिएक्शन करके क्या बनाता है, केवल वो ढांचा तैयार किए। फिर उसके बाद दोनों साइड हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या एटम की संख्या बराबर है कि नहीं, अगर अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के लिए इनके कोफिशिएंट में उचित संख्या का गुणा करके इसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। लेकिन बात ये आती है कि इसको बैलेंस क्यों करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्यों है, किस कॉन्सेप्ट पे ये आधारित, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस कॉन्सेप्ट या किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो एक्चुअली में कहा क्या जाता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, क्या बोला मैंने, कि जो केमिकल रिएक्शन यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मास का जो मास होता है यानी जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, जो मास होता है, इसका ना ही लॉस होता है और ना ही किसी प्रकार का गेन होता है। मतलब कि ना ही किसी प्रकार के द्रव्यमान में हानि होती है, ना ही किसी प्रकार के द्रव्यमान में लाभ होता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में भी रहेगा। रिएक्शन के पहले जितना मास रहता है रिएक्टेंट का, तो ये रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जो भी उत्पाद बन रहा होता है, तो उधर साइड जो उत्पाद जितनी मात्रा में बनता है वो उतना ही होता है जितनी मात्रा में इधर रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान या रिएक्शन में मास में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस या गेन नहीं होता, किसी प्रकार की कोई हानि या लाभ नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्शन जब हो रहा होगा तो हो सकता है कि द्रव्यमान घट जाए, या ऐसा नहीं होगा कि आपको एक्स्ट्रा मास मिल जाएगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी मात्रा में रिएक्टेंट रहेगा, जितने द्रव्यमान में, उतने ही द्रव्यमान में आपको प्रोडक्ट मिलकर बनेगा, भले दूसरी प्रॉपर्टी का मिले प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंस रहेगी, अलग अलग रहेगी। लेकिन जब हम मास की बात करें तो जितनी मात्रा में हमने रिएक्टेंट को ले रखा था जितना द्रव्यमान में, तो हमारा जो नया प्रोडक्ट बन रहा होगा उसका भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा, क्योंकि मास में किसी भी प्रकार का कोई गेन या लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा मास है यानी जो द्रव्यमान है वो क्या है, कंजर्व है, संरक्षित है। समझ गए, संरक्षण का संरक्षित है का मतलब समझ गए, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको क्या बोलेंगे, मास क्या है यहाँ पे, कंजर्व है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पर ये बैलेंसिंग का चलता है। क्या बोला हमने, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर ये बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। क्लियर हो गया। तो मास कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, मास का ना तो गेन हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, जितना पहले मास था उतना ही बाद में भी मास रहेगा। तो रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड के मास को बराबर करने के लिए ही क्या किया जाता है, इसको बैलेंस किया जाता है। आप खुद सोचो, जितने, जैसे मान लो इधर 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन, तो चलो 2-2 ग्राम तो दोनों का मास हो गया इधर साइड। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ठो हैं, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32 ग्राम, लेकिन इधर एक ऑक्सीजन यानी 16 ग्राम ही। इधर देखो 16 दूनी 32 और 2 34 ग्राम, इधर 16 और 2 18 यानी इधर 18 ग्राम ही है। तो मास कम हो गया ना इधर, क्यों, क्योंकि इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम की संख्या क्या है, कम है। तो मास को दोनों साइड के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। जब दोनों साइड के एटम की संख्या बराबर हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि दोनों साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का जो मास आएगा वो भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। क्लियर हो गया। अगर नंबर ऑफ एटम अनबैलेंस रहेगा तो सीधी सी बात है दोनों साइड का मास भी क्या रहेगा, अनबैलेंस, बराबर नहीं रहेगा। और जबकि रिएक्शन में क्या बोला जाता है कि मास जो होता है वो ना तो लॉस होता है ना ही एक्स्ट्रा मास अपने को गेन होता है। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है
जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। ये बराबर होता है। तो ये तभी बराबर होगा तो जब इधर रिएक्टेंट साइड परमाणुओं की संख्या और प्रोडक्ट साइड परमाणुओं की संख्या यानी एटम की संख्या जब बराबर रहेगी। तो इसीलिए मास कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को यानी कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या किए जाते हैं, इक्वल किए जाते हैं, ताकि दोनों तरफ का मास क्या हो, बराबर रहे। क्लियर हो गया। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोला जाता है कि आवेश संरक्षण के आधार पे भी इसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। यानी दोनों तरफ के चार्ज जो होते हैं यानी आवेश जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। ठीक है। तो चाहे आप कंजर्वेशन ऑफ मास बोल लो या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल लो, द्रव्यमान संरक्षण बोलो या आवेश संरक्षण, दोनों ही कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, काम करता है। क्लियर हो गया। कोई डाउट कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट साइड प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या जो होती है वो प्रोडक्ट साइड प्रत्येक परमाणु के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। और ये किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है या किस सिद्धांत पर इसको क्या किया जाता है, बैलेंसिंग की जाती है, तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण क्या कहलाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ का मास क्या होगा, बराबर रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में मास में किसी प्रकार का कोई भी लॉस या गेन नहीं होता, इसलिए जितना मास रिएक्टेंट का होगा, रिएक्टेंट साइड होगा, उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होगा। तो दोनों साइड के मास को बराबर करने के लिए दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम को भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तभी दोनों साइड का मास क्या होगा, बराबर आएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है।